हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम देख रहे हैं एसएससी सीजल 2024 के लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं एंड डेट भी आ चुकी है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि किसका एग्ज़ाम किस डेट को होगा, बट हाँ जो एक ओवरऑल डेट होती है एग्ज़ाम्स की वो आ चुकी है। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चंस को कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड इसीलिए ये जो हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये 20वां प्रैक्टिस सेशन है। इसके पहले हम 19 कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेशन जो है ये लास्ट है। इसके बाद जो मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन का ये लास्ट टेस्ट है एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द फ्रेजल वर्ब दैट बेस्ट फिट्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का काम है। व्हेन डिमांड फॉर प्रोडक्ट फॉल, ठीक है, व्हेन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स फॉल मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्ट का डिमांड गिरता है तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, ऑब्वियसली घटा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, ऑप्शंस में क्या यूज़ हुआ है, स्टेप असाइड, स्टेप इनटू, स्टेप डाउन या फिर स्टेप बैक। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेप डाउन, ठीक है। अगर बाकी के ऑप्शंस की मैं बात करूं तो स्टेप असाइड का क्या मतलब होता है, स्टेप असाइड का मतलब होता है कि अपना कोई किसी पोजीशन पे है और उस पद को त्याग देना, ठीक है, वो होता है स्टेप असाइड। एंड स्टेप इनटू का क्या मतलब होता है, स्टेप इनटू का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई टास्क दिया गया और वो उस टास्क को एक्सेप्ट करके उस टास्क में इन्वॉल्व हो रहा है, उस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब हो गया ही स्टेप्ड इनटू दैट टास्क, ठीक है। एंड स्टेप बैक का क्या मतलब होता है, स्टेप बैक का तो सबको पता है, स्टेप बैक मतलब एक पीछे कदम लेना या पीछे मुड़ना या पीछे भागना, ठीक है। जैसे लड़ाई वगैरह में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि टेक अ स्टेप बैक, है ना, पीछे लौटो। सो राइट आंसर इज़ स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का दो मतलब होता है, एक तो किसी चीज़ की अमाउंट या सप्लाई को कम करना, दूसरा मतलब क्या होता है कि कोई अपने पद पे है और उसने अपना पद छोड़ दिया, तो इसका भी मतलब होता है स्टेप डाउन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एरर फाइंड करना है, किस पोर्शन में एरर है। जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है, हर कलीग्स एक्नॉलेज्ड हर एक्सपर्टीज़ रिकग्नाइजिंग दैट शी इज़ सीनियर दैन देम इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। मैंने इसके ऑलरेडी भी क्वेश्चंस में बात करी है, जब भी सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ठीक है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे इनके बाद में दैन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। क्या इस्तेमाल होता है, टू का इस्तेमाल होता है। तो अगर कहीं भी ऐसा हो तो शी इज़ सीनियर दैन हिम ना हो करके शी इज़ सीनियर टू देम, ठीक है, शी इज़ इन्फीरियर टू देम, शी इज़ जूनियर टू देम, ऐसा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज़, किस पार्ट में मिस्टेक होगा, जिसमें भी दैन लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैन की जगह पे क्या होगा, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन है, बॉब मस्ट स्टे विद हिज सिक मदर फॉर द नाइट, ठीक है, बॉब को अपनी बीमार माँ के साथ रात में रुकना चाहिए। एंड आगे लगा हुआ है क्वेश्चन, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन टैग का है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है अफर्मेशन के साथ में, और क्वेश्चन टैग हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव लिखा हुआ होता है तो लास्ट में क्या आता है, नेगेटिव आता है, और जब नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो एक पॉजिटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे एक अफर्मेटिव लिखा हुआ है तो क्या होगा, यानी कि बॉब को अपनी बीमार माता के साथ रात में रुकना चाहिए, क्या नहीं रुकना चाहिए, ये सेंस हुआ। तो क्या नहीं रुकना चाहिए का जो एग्जैक्ट इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मस्ट की बात की जा रही है, तो जो क्वेश्चन टैग में आएगा वो आएगा मस्ट ही, ये मस्ट नॉट ही, ठीक है, नेगेटिव है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब बताना है जो हाईलाइटेड है। क्वेश्चन है, द लैंग्वेज दे स्पोक अमंग देमसेल्व्स एज देमसेल्व्स वॉज ऑल ग्रीक टू मी। तो इसके पहले भी किसी टेस्ट में शायद मैंने ये सॉल्व करवाया है। ऑल ग्रीक टू मी का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑल ग्रीक टू मी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मीनिंगलेस एंड इनकम्प्रीहेंसिबल, ठीक है। आपके लिए कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी समझ से बाहर हो, आपके किसी काम की ना हो, तो वो क्या होगी, दैट विल बी ऑल ग्रीक फॉर यू, या दैट विल बी ऑल ग्रीक टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है हमें, ठीक है, हाईलाइटेड शब्द है, माई फादर एंटर्ड द रूम विद एन एजिटेटेड लुक ऑन हिज फेस, ठीक है। एजिटेटेड क्या होता है, एजिटेटेड का मतलब होता है बहुत चिंता में या बहुत ओवर एक्साइटेड होना, बिकॉज ऑफ किसके, चिंता की वजह से। कुछ लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं, चिंता होती है, बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं, शरीर में उलझन होती है, तो वो होता है एजिटेटेड। अब इसका उल्टा क्या होगा,
अम्यूज़ड होगा, अम्यूज़ तो होगा नहीं, क्योंकि अम्यूज़ का क्या मतलब होता है, आपने सुना अम्यूज़मेंट पार्क्स, है ना। तो अम्यूज़मेंट पार्क्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपको हंसी मजाक मिलता है, आदमी इंजॉय करता है। तो अम्यूज़ड का भी मतलब हुआ समथिंग दैट, समवन दैट इज़ वेरी हैप्पी, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। अम्यूज़ का इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अभी बताता हूँ। पॉम्पस क्या हो गया, पॉम्पस का मतलब हो गया कुछ ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में जिनको आप देखते होंगे, जिनको अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा लगती है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, एंड दे फील अबाउट देमसेल्फ वेरी एरोगेंट्स, ठीक है। उनके अंदर एरोगेंस ज़्यादा होती है, दे फील एरोगेंट अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो होता है पॉम्पस। लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है, एडजेक्टिव होगा। क्रूएल क्या होता है, क्रूएल तो मतलब आपको पता ही है, क्रूर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सीरीन, ठीक है। देखो, एजिटेटेड का क्या मतलब मैंने बताया कि एग्जिबिटिंग, सॉरी, वरीड या फिर एक्साइटेड, ठीक है। मतलब परेशान है, एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है। इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांत या फिर गंभीर। तो एग्जैक्ट इसका एंटोनिम क्या होगा, गंभीर। यहाँ पे अम्यूज्ड जो है ना वो हैप्पीनेस से रिलेटेड है, यहाँ पे एजिटेटेड जो है वो हैप्पीनेस का एक फैक्टर नहीं है। यहाँ पे एज इट इज़ क्या यूज़ हुआ है कि वो परेशान है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ देयर विच ही कांट बाय, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो खरीद नहीं सकता है। तो देखो, यहाँ पे जब भी ऐसा सेंटेंस लिखा हो जहाँ पे दो WH वर्ड्स हो, जैसे यहाँ पे एक हो गया व्हाट और यहाँ पे एक हो गया विच, तो वहाँ पे विच का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे जो दूसरा WH वर्ड होता है वो होता है दैट, ठीक है। जैसे ऐसा क्या है जो वो खरीद नहीं सकता, तो WH वर्ड्स यहाँ पे दो हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज़ देयर दैट ही कांट बाय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। हमें सेंटेंस में सीक्वेंस सही करना है, तो पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। द पिजेंट, द शू मेकर, 1 मिनट। द peasant, the shoemaker, the sweeper, as such other lower classes of India have much greater capacity for work and self-reliance than you. अगला सेंटेंस है, रिमेंबर दैट द नेशन लिव्स इन द विलेज कॉटेजेस, ठीक। दे आर प्रोड्यूसिंग द एंटायर वेल्थ ऑफ द लैंड विदाउट अ कंप्लेंट, दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन थ्रू लॉन्ग एजेस। देखो, अगर इन सारे सेंटेंसेस को आप पढ़ते हो तो इनमें से एक आइडिया ऐसा लगता है, आपको इतना सेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि सबसे पहला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा बी, ठीक है। रिमेंबर दैट द नेशन लिव्स इन द विलेज कॉटेजेस, तो कह रहा है कि ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो देश है ना वो गाँव की झोपड़ियों में बसता है, ठीक है। अब उन झोपड़ियों में कौन होते हैं, द peasant, द शू मेकर, द स्वीपर, एज सच अदर लोअर क्लासेस ऑफ इंडिया हैव मच ग्रेटर कैपेसिटी फॉर वर्क एंड सेल्फ रिलायंस देन यू। तो इतना आइडिया लग गया कि बी के जस्ट बाद में ए आएगा, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इतना आपने अगर डिस्कवर कर लिया तो बाकी के ऑप्शंस पे ध्यान मत दीजिए, तुरंत आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक। अगेन हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सेंटेंसेज है, ही वॉज सो बिजी दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट, thousands of people came to him and asked different types of questions, no one cared to see that he had his food or rest that night, the great sage once stayed in a small village। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, और ये ऊपर के 3 सेंटेंसेस उसके पर्सन के कंडीशंस के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो ऑप्शन डी होगा। कैसे ऑप्शन डी, इन द सेंस कि जो पहला सेंटेंस होगा वो डी होगा, क्योंकि यहीं पे ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में ऊपर के तीनों सेंटेंसेस बोले गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी। तो डी सबसे पहला सेंटेंस होगा, तो बाकी के जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में डी पहला सेंटेंस नहीं है, इनको ऑलरेडी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब बचते हैं ऑप्शन सी और डी, तो दोनों में क्या है, डी के जस्ट बाद में बी आया है, तो डी के जस्ट बाद में क्या आएगा, द ग्रेट सेज वन स्टेड इन अ स्मॉल विलेज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम एंड आस्क्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। कई हज़ार लोग आए और उस पर्टिकुलर सेज से कई तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। ही वॉज सो बिजी दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट, नो वन केयर टू सी दैट ही हैड हिज फूड और रेस्ट दैट नाइट। अब इसमें जो राइट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। कैसे कि कई लोग उसके पास आए, वो इतना बिजी था कि उसको खाने तक का समय नहीं मिलता था, ठीक है। और उसके बावजूद भी किसी को भी परवाह नहीं थी
कि कोई उससे पूछता, कोई जाके देखता कि क्या उसने पिछली रात खाना खाया कि नहीं खाया। एंड दैट इज़ वाई ये जो ऑल सेंस कम्स टू यू, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, DBAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें इम्प्रूवमेंट की बात करनी है। तो सेंटेंस है सुरेश इज़ इलेक्टेड एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर क्लास। तो सुरेश को हमारी क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? एक्चुअल में देयर इज़ नो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सेंटेंस सही लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता है। अच्छा, चूज़ द फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एक्चुअली में ये कह रहा है कि हमें सही तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही डिड नॉट टर्न ऑफ द टीवी बिकॉज, उसने टीवी बंद नहीं किया क्योंकि इट वॉच्ड बाय हिज सिस्टर। तो अगर आपने एक्टिव पैसिव थोड़ा भी पढ़ा है, क्वेश्चंस में हम लोगों ने साथ में सॉल्व किया है, उसमें अगर हमने पढ़ा होगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। एक्चुअल में द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्या होगा? ही डिड नॉट टर्न ऑफ द टीवी, उसने टीवी को बंद नहीं किया, पास्ट में है, बिकॉज इट वॉज बींग वॉच्ड बाय हिज सिस्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हो ना, तो हिज सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी, है ना। मैं पहला सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दूसरे सेंटेंस के बारे में आप बात करो। तो इसका जो एक्टिव होगा वो क्या होगा? हिज सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी, और उसका पैसिव क्या होगा? द टीवी वॉज बींग वॉच्ड बाय हिज सिस्टर, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। अ स्कूल और क्लास फॉर यंग चिल्ड्रन यूजुअली 4 to 6 ईयर्स ओल्ड, है ना। ऐसा स्कूल जो कि खास करके सिर्फ 4 से 6 साल के बच्चों के लिए होता है, उस स्कूल को क्या बोलते हैं? होम स्कूलर नहीं, होम स्कूलर अच्छा क्या होता है? होम स्कूलर वो होता है जिसकी जो स्कूलिंग होती है ना, पढ़ाई लिखाई वो घर पे ही होती है, तो होम स्कूलर तो होगा नहीं। डे केयर क्या होता है? डे केयर वो होता है जहाँ पे दिन में बच्चों की देखभाल की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। हॉस्टलर आपको पता है, जो हॉस्टल में रहता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किंडरगार्टन। आपने सुना होगा ना, किंडर जॉय एक चॉकलेट आती है, तो उसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हो। किंडर जहाँ पे भी एक्चुअल में लगा होता है दैट इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो किंडर जॉय मतलब बच्चों का वो एक खुशी होती है ना, बच्चे बहुत खाते हैं वो चॉकलेट पर्टिकुलर। तो किंडरगार्टन जो होता है वही होता है अ स्कूल और क्लास फॉर यंग चिल्ड्रन यूजुअली 4 to 6 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है? नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी कि सोनोनिम की बात करनी है, जो उसके नज़दीकी सबसे मीनिंग होगी किसकी? जो अंडरलाइंड वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द पॉलिटिकल क्लास इज़ इमैस्कुलेटिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो पॉलिटिकल क्लास है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को इमैस्कुलेट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इमैस्कुलेट का मतलब पता होना चाहिए। देखो, मैस्कुलिन आपने शब्द देखा है ना, तो मैस्कुलिन इज़ रिलेटेड टू क्या? मैन। ठीक है, एंड जो एक यूजुअल डिस्क्रिप्शन होता है कि मैन इक्वल्स टू पावर एंड पोजीशन, राइट, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जिस तरीके से, तो मैन पावर, है ना, पौरुष जिसको बोलते हैं, पुरुषार्थ, तो वैसे ही तो मैस्किल लगा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मैन और पावर। अब उसमें आगे लगा हुआ है ई। जैसे आप पढ़ोगे, कई सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ोगे जहाँ पे अगर ई लगा हुआ होता है दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, वो उसका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो इमैस्कुलेट है, मैस्कुलेट मतलब हो गया कि किसी को पावर देना, और इमैस्कुलेट का मतलब हो गया किसी की पावर को ख़त्म करना, शक्ति विहीन करना। और ख़ास करके इसको यूज़ किया जाता है किस टर्म में? जैसे हम बोलते हैं ना, नपुंसक बनाना। ठीक है, तो वो होता है इमैस्कुलेट। तो इमैस्कुलेट का मतलब किसी को शक्तिहीन करना, तो उसका सबसे नज़दीकी क्या होगा? इनफीबलिंग होगा, फोर्टिफाइंग होगा, इम्बोल्डिंग होगा, या फिर इनकरेजिंग होगा। अगर चारों ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं तो इनकरेज का क्या मतलब होता है? साहस देना, तो ये तो होगा नहीं। इम्बोल्डनिंग का क्या मतलब होता है? इम्बोल्डनिंग का भी मतलब होता है उत्साहित करना, उत्साह देना किसी को। ठीक है, वो भी नहीं होगा। फोर्टिफाइंग क्या होता है? तो जैसे फोर्टिफाइंग का क्या मतलब होता है? बना किससे है? फोर्ट से, किला से। किला जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फोर्टिफाई मतलब क्या करना? किसी को प्रोटेक्ट करना, मजबूत करना, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इनफीबल। इनफीबल का भी सेम मतलब होता है कमज़ोर करना। ठीक, तो इमैस्कुलेटिंग का नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा? इनफीबलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सबसे करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड की है? अगर
9th 10th में तो इतना पढ़ा ही होगा सेल्सियस फ़ारेनहाइट ना। तो एक्चुअल में जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, फ़ारेनहाइट ये सही स्पेलिंग होती है, ध्यान से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली, ठीक है, या फिर सेम, हमें सिनोनिम की अगेन बात करनी है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है सम स्टोरीज दैट इनिशियली सीम्ड लिडिक्रस टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। तो कुछ स्टोरीज़ जिनको शुरुआत में लोगों को लगा कि वो लिडिक्रस हैं, बाद में सही निकली। ये इस सेंटेंस का एक ओवरऑल थॉरली मतलब हुआ, ठीक है। तो OUS लगा हुआ एडजेक्टिव होता है। लुडिक्रस क्या होता है? लुडिक्रस का मतलब होता है, इसको ऐसे याद रखो, रिडिकुलस। एक्चुअल में लुडिक्रस का मतलब ही होता है रिडिकुलस, है ना, रिडिकुलस, वेरी सिली, है ना, मूर्खतापूर्ण भरा। तो इसका मिलता जुलता क्या होगा? इंट्यूशिव, या आपने वो शब्द सुना है इंट्यूशन? तो इंट्यूशन क्या होता है? जो आपके अंदर से थॉट्स आता है ना, कि आप कहीं जाते हो, मान लो आप घर पे हो, अभी बारिश का मौसम चल रहा है एंड अभी मौसम एकदम साफ़ है, बट अचानक से आपको बाहर जाना है, मार्केट जाना है, और आपको जाने का मन है बट आप गए नहीं। घर वाले ने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, भीग जाऊंगा, तो इसलिए नहीं जाऊंगा। ये जो आपने लगाया ना एक अनुमान, ये इंट्यूशन होता है। और जब आप गए, मान लो हो गई बारिश, तो वो आपका इंट्यूशन जो था ना वो सही हो गया, ठीक है। तो आप ये जब हम फ़िलॉसफ़ी में बात करेंगे, कई सारे लोग इसमें कुछ चीज़ें डिबेट का पार्ट होती हैं कि इंट्यूशन इज़ ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज और नॉट। तो वो अलग की चीज़ें हैं, वो अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट हाँ, इंट्यूशन एक ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। तो वहाँ से बना इंट्यूशिव, ये तो होगा नहीं, या इंट्यूटिव जो भी बोल सकते हो, ये नहीं होगा। एस्ट्यूट क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है ऐसे लोग होते हैं ना जीवन में जो बहुत चालाक होते हैं। चालाक इन द सेंस कि बहुत समझदार होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन को या किसी भी व्यक्ति को आसानी से और बुद्धिमानी से जज कर लेते हैं, ठीक है। वो बहुत सही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, बोल रहा होगा यार इस आदमी की आदत ना ये मेरे को ठीक नहीं लगती, ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लक्षण मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, और बाद में पता चलता है वो एक्चुअल में जो दूसरे आदमी की बात कर रहा था वो सही में अच्छा आदमी नहीं निकला। तो इसमें क्या हुआ कि उसकी जजिंग पावर इतनी अच्छी थी कि उसने उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सही जजमेंट दिया, है ना। तो उसको बोलते हैं एस्ट्यूट, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी बेसिक, कोई मूलभूत जो चीज़ होती है वो होती है इंट्रिंसिक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रेजी, ठीक है। लेडिक्रस का मिलता जुलता क्या होगा? क्रेजी। बोलते हैं ना व्हाट रिडिकुलस यू आर टॉकिंग अबाउट, या फिर आर यू क्रेजी, ठीक। तो यही सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। एरर फाइंड करना है, ठीक है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज़ एज बेटर एज इफ़ नॉट बेटर दैन हिज कलीग्स व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखो एज इट इज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एज बेटर एज नहीं होगा, एज गुड एज होगा, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन तो कर रहा है बट इक्वल कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। बेटर क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा कि भाई उन सबसे बेहतर हो जाएगा, बट यहाँ पे एज गुड एज वो उतना ही अच्छा है जितने कि उसके कलीग्स हैं। जितने उनके कलीग्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, उसकी भी उतनी ही अच्छी है, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा है बट इक्वल हो रहा है, ठीक है। बेटर की बात नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई इफ़ नॉट बेटर की जगह पे यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ पे सॉरी, ही इज़ एज बेटर एज, ठीक है। एज बेटर एज की जगह पे क्या होगा? एज गुड एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है इस पर्टिकुलर वर्ड का। सेंटेंस लिखा हुआ है दैट सेंटली मैन बियर्स हिज मेंटोर्स नो मलीज। अच्छा, सेंटली मैन क्या होता है? जैसे साधु व्यक्ति बोलता है ना, वो साधु वाला आदमी, है ना, संत आदमी जिसको बोलते हैं, क्योंकि सेंट भी वहीं से बना है, संत, ठीक। दैट सेंटली मैन बियर्स हिज टॉर्मेंटर्स। अच्छा, टॉर्मेंटर्स क्या होता है? टॉर्मेंटर्स ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज़ हो जाता है बहुत यातना देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, है ना, परेशान करने वाले व्यक्तियों के लिए टॉर्मेंटर होता है। और मलीज का क्या मतलब होता है? मलीज का मतलब होता है किसी को परेशान करने की एक जो थॉट होती है मन में, किसी के साथ बुरा करने की जो इच्छा होती है, जो चाहत होती है, पर्टिकुलरली क्या, किसी के साथ बुरा बर्ताव करने की। जहाँ पे भी वर्ड में स्टार्टिंग में MAL लगा होता है, दैट इज़ समथिंग इज़ रिलेटेड टू नेगेटिविटी। जैसे मैलिफिशिएंट होता है, मैलिफिजेंस होता है ना, मॉल प्रैक्टिस होता है, मॉलवेयर होता है ना। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव होते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो वो संत आदमी है ना, उसके अंदर जो उसको कष्ट देने वाले लोग हैं ना, उसके अंदर उन लोगों के लिए कोई भी बुरी भावना नहीं है, ठीक है। तो मलीज का एक तरीके से समझो बुरी भावना, किसी को आहत करने की बुरी भावना। उसका उल्टा क्या होगा?
बिटरनेस नहीं होगा, बिटरनेस का मतलब क्या होता है, कड़वाहट। एनिमोसिटी क्या होगा, एनिमोसिटी मतलब होता है किसी से ईर्ष्या की भावना रखना, ठीक है, एनिमोसिटी होता है वो नहीं होगा। डिस्ट्रेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा परेशानी, उदासी, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बेनिवोलेंस। किसी भी शब्द में अगर स्टार्टिंग में बेनी लगा हो, दैट इज़ रिलेटेड टू गुड थिंग्स ना, जैसे हम क्या बोलते हैं बेनिफिशियल, है ना, बेनीफैक्टर, वैसे ही यहाँ पे यूज़ हुआ है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना, दैट इज़ कॉल्ड बेनिवोलेंस। तो मलीस का उल्टा बेनिवोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इडियम या फ्रेज का मतलब बताना है। लिखा हुआ कास्ट या फिर शेड या फिर थ्रो लाइट ऑन का क्या मतलब होता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा या अभी भी जो भी ग्रेजुएशन में होंगे, पढ़ रहे होंगे, जब एग्ज़ाम में आप जाते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि थ्रो लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर कास्ट लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर शेड लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यानी कि आपका उसका हिंदी का मतलब क्या होता है, वो भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे प्रकाश डालिए, है ना। तो प्रकाश डालिए का मतलब क्या कहता है कि उसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन हो, उसको आपको लिखना है। तो बेसिकली उसका क्या मतलब होता है, टू प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द बंगाली लैंग्वेज इज एनरिच्ड बाय द पोइट्रीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड काजी नजरुल इस्लाम। देखो इतना पढ़ा होगा, जब नाउन हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो प्लूरल होता है वो IES लगा के नहीं बनाया जाता, ठीक है, और वो एज इट इज़ होता है। तो पोइट्रीज़ का प्लूरल पोइट्रीज़ नहीं होता, एक्चुअल में वो पोइट्री ही होता है, ठीक है। राइट आंसर विल बी इज़ एनरिच्ड बाई पोइट्री। सो द बंगाली लैंग्वेज इज़ एनरिच्ड बाई द पोइट्री ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड काजी नजरुल इस्लाम। जैसे होता है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो प्लूरल है वो नहीं बनाया जाता, जैसे सीनरी है, ठीक है, तो सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं होता, दैट इज़ ऑलरेडी प्लूरल। तो वो सीनरी को सिंगुलर के भी सेंस में यूज़ किया जाता है और प्लूरल के भी सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक। वैसे ही पोइट्री भी सेम वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एरर बताना है, ठीक है। वन मस्ट डू हिज बेस्ट। देखो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर जिसने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस की होगी, पढ़ा होगा कि जब भी भाई वन की बात की जाती है तो उसके लिए जो भी प्रोनाउन अब आएगा, जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, वो वन के ही अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हिज का यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। तो वन मस्ट डू वंस बेस्ट, ठीक है, ये होगा, हिज की जगह पे वंस का यूज़ होगा। सो वन मस्ट डू वंस बेस्ट टू अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द वर्क प्लेस, फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। राइट आंसर क्या होगा, हिज वाले, इसमें मिस्टेक है, ठीक है। क्या मिस्टेक है, मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। इसका सब्सटीट्यूशन बताना। अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेज ऑफ लैंड। अच्छा क्वेश्चन है, आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा। देखो बात कर लेते हैं, गल्फ़ क्या होता है। तो गल्फ़ वो होता है, जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो वहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ खंभात होती है, तो वो क्या होता है, मान लो ऐसे है, ठीक है, और ये गुजरात वाला रीजन है, यहाँ से नीचे इंडिया की बाउंड्री आती है, तो यहाँ पे क्या आता है, गल्फ़ ऑफ कैम्बे जिसको बोलते हैं, गल्फ़ ऑफ खंभात बोलते हैं। तो गल्फ़ क्या होती है कि दो ऐसे लैंड बॉडीज़ जहाँ पे मिलती हैं, या एक राउंडेड जो स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्चुअली वाटर बॉडी का होता है, वो गल्फ़ होता है, जिसको हिंदी में खाड़ी बोलते हैं। तो गल्फ़ तो ये होगा नहीं। पेनिनसुलर क्या होता है, पेनिनसुलर वो होता है कि एक ज़मीन का कोई एक ऐसा हिस्सा जो कि एक सिंगल हिस्सा बड़ी बॉडी से जुड़ा हुआ हो और बाकी का हिस्सा पानी से हो, ठीक है, पानी से घिरा हुआ हो, तो वो पेनिनसुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट तो होता है महाद्वीप, तो वो तो आपको पता ही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इस्थमस, ठीक है। इस्थमस ऑफ क्रा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस्थमस क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मान लो ये है कोई एक लैंड बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी लैंड बॉडी, तो इन दोनों लैंड बॉडीज़ को जो भी लैंड बॉडी कनेक्ट करती है और इसके चारों तरफ पानी होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इस वाटर यानी कि इस लैंड बॉडी को बोलते हैं स्थमस, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, वो होता है स्थमस। अब हम आ जाते हैं अपने पैसेज के क्वेश्चंस पे। एजुकेशनल पॉलिसी इज़ तो एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, पढ़ते हैं। दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, एसेंस एंड आइडियोलॉजीज़। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो एजुकेशन फ़िलॉसफी की जो बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एक टर्म की बात की जा रही है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, ये क्या करता है, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ एजुकेशंस ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, एसेंस एंड आइडियोलॉजीज, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ऑप्शन 1 में क्या होगा, ऑप्शन डी टर्म। ठीक है, सो एजुकेशनल फिलॉसफी इज़ अ टर्म दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 वाले में क्या होगा, सो इट इज़ क्या है, अ फिलॉसफी एंड एन एजुकेशनल ऑफशूट। तो देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है ना, तो यानी कि अगर एंड लगा हुआ है तो 2 चीज़ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जब 2 चीज़ ऐड हो रहा है तो वो क्या कह रहा है कि जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो क्या है, इट इज़ बोथ। ओके, इट इज़ बोथ अ फिलॉसफी एंड एन एजुकेशनल ऑफशूट। ठीक है, तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, एक फिलॉसफी भी है और एक एजुकेशनल ऑफशूट भी है। ठीक है, 23rd में क्या होगा, एजुकेशन इज डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड, क्या स्पेशलाइज्ड क्या होती हैं, एज वेल एज इंस्टिलिंग ऑफ अवेयरनेस, जजमेंट एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड देखो जो सेंस बनता है, कोड्स होगा नहीं, नॉर्म्स होंगे नहीं, ब्रांचेस भी नहीं होंगी, एक्चुअल में द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी स्किल्स। ठीक है, अगर इसको पढ़ोगे आप दोबारा तो एजुकेशन इज डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ठीक है, एजुकेशन क्या है, ये टीचिंग और लर्निंग की स्पेशलाइज्ड स्किल्स की एक टीचिंग और एक लर्निंग है। ठीक है, एजुकेशन क्या होती है, जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं उन्हीं की टीचिंग, उन्हीं की लर्निंग को एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, एंड एज वेल एज द इंस्टिलिंग ऑफ अवेयरनेस, जजमेंट एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड अब फोर्थ पे आ जाते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इनकम्पासेस, एक्चुअल में होगा बताता हूँ, एंड इनकम्पासेस अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दैट दैन द सोसाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दैट वी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट। क्या होगा, कम्युनिकेट। पहले देखो चौथा वाला सॉल्व करते हैं। तो जो इनकम्पास होता है, इनकम्पास का मतलब होता है किसी चीज़ के घेरे में आना। ठीक है, वो अपने अंदर सारी चीज़ें लेता है। तो यहाँ पे बात की जा रही क्या, बात की जा रही है कि जजमेंट एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एनकम्पासेस अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। कह रहा है एक बहुत ही ब्रॉड और भी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम को अपने अंदर वो रखता है। क्या, एजुकेशन, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो राइट आंसर विल बी एनकम्पासेस। ठीक है, एंड जो लास्ट होगा तो कम्युनिकेट लिखा हुआ है ना, एंड दैट वी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट, क्या हो, कम्युनिकेट टू नहीं होगा, कम्युनिकेशन के साथ में क्या होता है, कम्युनिकेशन साथ में जो आता है वो विद आता है ना, बोलते हैं ना कम्युनिकेट विद योर ब्रदर, कम्युनिकेट विद योर सोसाइटी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी विद। ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके CGL 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने टोटल 20 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये 20वां था। एंड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने दिया था। आपको करना क्या है, आपको इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, और जो पहले वाला दिया था मैं वो बात कर लेता हूँ। एंटोनिम्स बताना है। फ्लोरिड, फ्लोरिड का क्या मतलब होता है, देखो इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से बना है ये, फ्लावर से बना है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्लोरल डिज़ाइन है ना, फ्लोरल डेकोरेशन है, तो वहीं से फ्लोरिड बना है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सजा धजा, तो वो होता है फ्लोरिड। तो इसका उल्टा क्या होगा, वीक, कमज़ोर तो होगा नहीं, मोनोटोनस भी नहीं होगा, मोनोटोनस का मतलब होता है उदास, एक ही, मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, टोनस, टोन से बना है, तो सिंगल टोन में रहना, सिंगल टोन में रहना मतलब एक ही जैसा, उबाऊ, बोरियत भरा, उदास। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। अगली का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेल। पेल का मतलब होता है फीका। ठीक है, कोई ज़्यादा उसमें श्रृंगार नहीं है, बहुत ज़्यादा सजावट नहीं है। सो फ्लोरिड का उल्टा क्या होगा, पेल होगा। नेक्स्ट होता है वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ। ठीक, सैंक्टिटी क्या होती है, पवित्रता, वो तो होगा नहीं, इसका उल्टा। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सम्मान किसी के लिए। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। अच्छा देखो, सच है तो उसका उल्टा क्या होगा, झूठ होगा, तो साफ साफ दिख रहा है फॉल्सहुड। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड साथ ही साथ आपका जो स्कोर आया है टेस्ट में वो आपको मेंशन करना है। तो क्वेश्चंस आर पर्स्पिकिटी, इनका भी आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं वेगनेस, डलनेस, अनफेयरनेस, अनविलिंगनेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्वेंट। फर्वेंट का आपको मतलब बताना है, इसका एंटोनिम। इनएक्सपिएबल, एंड्योरिंग, डिस्पैशनेट, सबडूड। फिर मिएंडरिंग है, इसका एंटोनिम बताना है स्लाइडिंग, स्लॉपिंग, स्ट्रेन्ड या फिर स्ट्रेट। ठीक है, इनका
आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, आपका भी फ़ायदा होगा, दोस्तों का फ़ायदा होगा, साथ ही साथ मेरा भी फ़ायदा होगा। मेरा क्या फ़ायदा होगा, हम आपकी हेल्प से और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, ब्रॉडर लोगों तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।